हेलो बच्चों, वेलकम है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के सेकंड लेक्चर में, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। बहुत बढ़िया सेशन आपके लिए होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए ना, समझो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। क्योंकि देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट आने के बाद उसको अप्लाई करना ही सब कुछ होता है, और एप्लीकेशन जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू ही पता लगती है। ठीक है, कि हमने क्या सीखा, तो ये इंपॉर्टेंट है। राइट, तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को, और होपफुली आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और शेयर करेंगे और लोगों के बीच में, सो दैट सब लोगों का बेनिफिट हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम, द स्पीड डिक्रीजेस, दैट द डिक्रीज इन द स्पीड इंप्लाई अ डिक्रीज इन एनर्जी कैरिड बाय द लाइट वेव्स। जस्टिफाई योर आंसर। देखो, बड़ा सिंपल सी बात है, दो तीन चीजें समझनी है कि एनर्जी तो कभी भी कम नहीं होती है ना। जितनी एनर्जी, सपोज करो एक हमारे पास रेडिएशंस हैं, और उस रेडिएशन की एनर्जी जो है वो एच न्यू से दी जाती है ना। यही फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर ये क्या होती है? ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो आप ये बड़ा सिंपली याद रखना है क्या, कि क्योंकि एनर्जी जो होती है वो किसी भी चीज की हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, वो कभी भी कम नहीं होगी। एक मीडियम से दूसरे में भी जाएगा तो कम नहीं होगी, यानी कि एच तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है। तो दो चीजें समझ लेते हैं यहां से। एक तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट और लाइट चेंजेस मीडियम, चाहे वो रेयरर से डेंसर में जाए, चाहे डेंसर से रेयरर में जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एक फॉर्मूला C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा भी होता है। तो अब आप ये देखो, अगर हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो क्या होती है? स्पीड जो है वो उसकी चेंज होती है। अगर हम रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, स्पीड कम होगी। डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं तो स्पीड ज्यादा होगी। और हमने अभी बताया कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, तो चेंज क्या होगा? वेवलेंथ चेंज होगा। So when medium changes, क्या याद रखना है? Frequency remains the same, hence energy remains the same, but the wavelength changes, right? तो wavelength change होती है और frequency जो है वो क्या रहती है? वो same रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, कैन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम बी लेस देन यूनिटी? भाई ऑब्वियस है। देखो, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या पता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C1/C2, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। ठीक है, अब सपोज करो कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो डेंसर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट C1 है और रेयरर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट C2 है। तो ऑब्वियसली C1 लेस देन C2 हो जाएगा। तो जब C1 लेस देन C2 हो जाएगा तो C1/C2 का रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर मिल गया कि यस, लेस देन यूनिटी हो सकता है अगर अगर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम। अब यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूं तो रिवर्स भी ट्रू है। अगर रेयरर टू डेंसर जाएगा तो उस केस में हमारे पास क्या कंडीशन हो जाएगी कि ये जो C1/C2 है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो, अ सब्सटेंस हैज क्रिटिकल एंगल ऑफ 45 डिग्री विद येलो लाइट, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बहुत इजी है, एक छोटा सा फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटेड टू क्रिटिकल एंगल एज 1/sin c, है ना। C इज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो आपके पास बड़ा क्लियर दे ही रखा है अब इसमें। तो दिस विल बी sin 45, एंड sin 45 इज 1/√2, सो दिस कम्स आउट टू बी √2। तो √2 की वैल्यू भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, 1.41, तो ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। क्लियर है? तो इस तरह से क्रिटिकल एंगल जो है इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज दिस। एक वैल्यू दे रखी है तो आप दूसरी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? ये भी वन मार्कर में बहुत बार आता है इस तरह का क्वेश्चन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अ ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.5 इज प्लेस्ड इन अ ट्रफ ऑफ लिक्विड, what must be the refractive index of the liquid in order to make this lens disappear? देखो, समझना क्या है,
अगर सपोज करो हमारे पास कोई भी दो मीडियम है, ठीक है, दो मीडियम है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करो मीडियम का μ1 है विद रिस्पेक्ट टू एयर कह लो या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और सेकंड मीडियम में जो है μ2 ले लेते हैं, ये वाली बात होती है। तो जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कहते हैं, तो वो μ2 0 डिवाइडेड बाय μ1 0 के इक्वल होगा, यही मतलब है ना। अब हमारा पास क्वेश्चन क्या है, डिसअपियर होने का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, है ना, यानी कि ये जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है वो फर्स्ट मीडियम के इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि μ2 0 जो है वो μ1 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब इस केस में जो फर्स्ट मीडियम है वो कौन सा है, कोई भी ले लो, ठीक है। अगर हम फर्स्ट मीडियम ले रहे हैं तो लिक्विड हो गया यहां पर, और जो सेकंड मीडियम हो गया वो हमारे पास ग्लास हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरह से एक्चुअली में ये हमारे पास लेंस है और ये एक मीडियम में इस तरह से हमने लिक्विड के अंदर डाल दिया। तो ये डिसअपियर होने का मतलब ये है कि इसकी बाउंड्री बिल्कुल खत्म हो जाए, यानी कि यहां से जो भी रे जैसे भी जाएगी वो अनडेविएटेड ही पास हो जाएगी, या जो जैसे एक मीडियम जो है वो बिहेव करना चाहिए कॉन्टिन्यूस मीडियम, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ लेंस ऑन द स्क्रीन इज नॉट शार्प फोकस, सजेस्ट अ मेथड of get a clear focus of the image on the screen without disturbing the position of the object, the lens and the screen। भाई हम लेंस बदलना नहीं चाहते हैं, हम स्क्रीन का डिस्टेंस नहीं बदलना चाहते हैं, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदलना चाहते हैं, तो क्या बदलोगे? ध्यान में रखिएगा सब चीज किस चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। यहां पर हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि फोकस नहीं होने का मतलब क्या है, क्लियर फोकस नहीं होने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास लेंस यूज कर रहे हैं सपोज करो, और ये हमारे पास रेज आ रही हैं, तो वो एक ही पॉइंट पे फोकस करें, है ना, और ये जो फोकस है ये स्क्रीन पे हो, तो आपकी इमेज प्रॉपरली फोकस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, अब हो रहा है कि ये सारी की सारी रेस एक ही पॉइंट पे फोकस नहीं कर रहे ठीक से। हमारे पास, ध्यान में रखिएगा सब चीजों पे, अब किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, अब सब कुछ लाइट पे डिपेंड कर रहा है कि लाइट कैसी है। तो लाइट के लिए हमारे पास हमें क्या याद रखना चाहिए कि दो ही चीजें हैं जो उसके पास हैं, एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी है और एक वेवलेंथ है। तो अब हमारे पास क्योंकि हम कुछ और चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है लाइट की वो सूटेबल होनी चाहिए। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, शार्प फोकस ले सकते हैं बाय यूजिंग लाइट ऑफ सूटेबल, क्या बोलना चाहिए, वेवलेंथ कह लो, है ना, या फिर फ्रीक्वेंसी कह लो, ठीक है। तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट जब हमारे पास बाकी कुछ और चेंज करने के लिए मना कर दिया गया है, राइट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड दैट ऑफ वाटर इज 1.3, द स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर इज दिस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, लगभग उसी तरह से है। देखो क्या करेंगे, दो चीजें याद रखनी है आपने, क्या क्या याद रखनी है, एक तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि जो यहां पर क्या है, फर्स्ट मीडियम क्या है, हमारे पास ग्लास एंड वाटर दे रखा है ना, तो हम सेकंड मीडियम ग्लास और फर्स्ट मीडियम कौन सा ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, C1 बाय C2 के, यानी कि स्पीड इन द फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट अगर हम कौन सा ले रहे थे, कहां से जा रहा है, ये वाटर से जा रहा है ना, वाटर टू ग्लास जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर वाटर आ गया और यहां पर ग्लास आ गया, ठीक है। अब आपके पास सारे पैरामीटर्स है, इनको यूज करना है आपने और वैल्यू निकालनी है। आपको दे रखा है कि स्पीड की कंडीशन दे रखी है दोनों की, एक निकालनी है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर
है ना, इज दिस, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के दे रखे हैं। सो सारी वैल्यूज पुट करते हैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वाटर का 1.3, स्पीड वाटर के अंदर 2.25 इंटू 10⁸ और ग्लास के अंदर हमारी स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो वी हैव Cg इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय 1.3 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, तो इसको अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आता है 1.95 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, राइट। ठीक है, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बेसिकली 2 मार्कर्स के आसपास आपको ये आ जाएंगे सॉल्व करने के लिए, तो हमें ये याद रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम enters a medium with respective index this, what will be the frequency and wavelength of light in the medium? तो भाई दो चीजें आती हैं। पहली चीज तो अभी हमने डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी में कभी कोई चेंज नहीं आता, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम विद चेंज इन मीडियम। ठीक है, और अब हमारे पास फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा के इक्वल। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान में रखना, एक हमारे पास मीडियम है ना, समझना व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो क्या करेंगे, आपको याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से 2 1 का C1/C2 के इक्वल हो गया। ठीक है, C इज न्यू लैम्डा 1 कर लो और ये न्यू लैम्डा 2 कर लो, ये कैंसिल हो गए, राइट। आपको ये वाली वैल्यू 1.5 दे रखी है, आपको लैम्डा 1 जो है ना, एंटर्स अ मीडियम, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है। तो बेसिकली व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, अच्छा आपको वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है ना, तो ये 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 10⁻⁻10 से डिवाइडेड बाय लैम्डा 2, मीटर से में कन्वर्ट करने के लिए। वैसे आप एंगस्ट्रॉम में भी रहने दे सकते हो क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेशियो का ही क्वेश्चन है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा 2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, तो आपने ये कैंसिल किया और ये 4 हो गया, 0 0 0, दिस इज 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर कह लो, या फिर आपकी वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम आ गई। ठीक है, होना चाहिए जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है 1.5, राइट, क्लियर है। ऑल राइट, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। A spherical surface of radius of curvature r separates air, refractive index 1, from glass. A point object P placed in air is found to have a real image Q in the glass. The line PQ cuts the surface at point O and PO is equal to OQ. Find the distance of the object from the spherical surface. देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ये आपके पास, ये सपोज करो एयर है और ये ग्लास है। ठीक है, और यहाँ पर इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट P है जो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है आपके पास, और इसकी इमेज जो है वो यहाँ पर बन रही है Q पे, ये इमेज है। ठीक है, अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है और आपको ये दे रखा है कि PO जो ये डिस्टेंस है या OP जो है वो OQ के इक्वल है, ये भी गिवन है आपको। देखो ये आपके पास केस कौन सा हुआ, ये हो गया देखो रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर एट, कौन सी है ये, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, दिस इज μ1 बाय माइनस u प्लस μ2 बाय v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। अब साइन कन्वेंशन का यूज करके और इन सब वैल्यूज को डाल देते हैं। देखो u हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू जो हो गई है ना, u जो हो गया एक्चुअली में माइनस, सपोज करो x ले लेते हैं, छोड़, ठीक है, ये माइनस x ले लिया, और OP और OQ क्योंकि इक्वल दिया था आपको, तो जो v की वैल्यू है वो भी x ही हुई, प्लस x इन द सेम डायरेक्शन, है ना, तो प्लस x,
आर भी इन द सेम डायरेक्शन, तो आर तो प्लस ही लेना है हमें, ये वाली बात हो गई। म्यू वन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो 1 दे रखा है, और म्यू टू जो है वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 दे रखा है। सारी वैल्यूज इसके अंदर सब्सटीट्यूट करके और x को फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज 1 अपॉन माइनस ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 1.5 अपॉन x, दिस इज 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r, ठीक है। वैल्यूज डालते हैं देखो सारी, या कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से 1/x अगर बाहर ले लें तो ये कितना हुआ, 1 प्लस 1.5, और ये कितना हो जाएगा 0.5 बाई आर, तो ये 2.5 हो गया। तो 2.5 को जब 0.5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, x, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 5, देखो x उधर गया आर उधर गया है ना, 5 आर के इक्वल आ जाएगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो पूछ रहा था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में, तो 5 आर के इक्वल आ गया। आर की वैल्यू भी दे सकते थे आपको क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन में आप आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो 5 आर जो होगा वो आंसर होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। ठीक है बच्चा, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A needle placed 40 centimeter from the lens form an image on the screen placed 80 centimeter on the other side of the lens. Identify lens and and determine its focal length. What is the size of the image if the size of the needle is 15 centimeter? Easy question है, आराम से हो जाएगा। क्या करेंगे हम इसमें, देखो सबसे पहले तो आपके पास क्या दे रखा है, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस जो है वो नीडल दे रखी है, तो u की वैल्यू तो -40 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और स्क्रीन 80 सेंटीमीटर पे है, मतलब v की वैल्यू जो होगी वो +80 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। ऑन द अदर साइड बोला इसलिए मैंने 80 सेंटीमीटर ऐसे लिया है, ठीक है। मतलब अगर जैसे सपोज करो कोई भी, मान लो ये लेंस है, कौन सा लेंस है हमें पता नहीं है, बाद में रिकॉग्नाइज करना है ना। तो ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर है, तो ऑब्वियसली ये माइनस होगा डिस्टेंस, ये प्लस होगा, क्योंकि हम ऐसे मेजर करेंगे इसको और ऐसे मेजर करेंगे इसको, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर है आपको। तो u और v की वैल्यू मिल गई, तो आप लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और वहां से फोकल लेंथ निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/80 माइनस 1/-40, ठीक है। तो आप ये नोट करो, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये कितना 80 एलसीएम आ गया आपके पास, यहाँ पर 2 और यहाँ पर +1 हो गया, ठीक है। और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3/80 हो गया। यानी कि f की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 80/3। और ऑब्वियसली देखो प्लस में आ रही है, तो अगर फोकल लेंथ जो है वो हमारी प्लस में है, तो कौन सा वाला लेंस हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, बेसिकली कैसा लेंस है ये, कन्वर्जिंग क्या होगी, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो एक चीज तो हो गई क्लियर, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, कि आइडेंटिफाई द लेंस भी हो गया और फोकल लेंथ भी हो गई। साइज ऑफ द इमेज निकालना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, यूजिंग h2/h1 इज इक्वल टू v/u, ये यूज कर लो, सारी वैल्यूज पुट कर लो। हमारे पास साइज ऑफ द इमेज यानी कि h1 जो दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है, h2 निकालना है, डिवाइडेड बाय h1 हो गया, इज इक्वल टू v हमारे पास जैसे पहले था +80 हो गया, और u हमारे पास कितना -40 हो गया, ठीक है। ये कैंसिल किया, -2 आ गया, तो h2 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, -30 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है हमारे पास, कैसी इमेज बनेगी, नेगेटिव साइन का मतलब क्या बनेगी कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज आपको मिल रही है। अच्छा, आपको यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि h2/h1 है ना, 30 क्या है, मतलब पहले वो 15 था साइज, अब 30 हो गया, तो ये भी पता लग गया कि वो मैग्नीफाइड बन रही है, ठीक है जी। दोनों चीजें यहाँ से क्लियर हो जाती है। क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। ऑल राइट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे पास, कि हमारे पास क्या बोला उसने, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन 3 मीडिया आर ए बी एंड सी, मतलब 3 अलग अलग मीडियम है ए बी और सी, आर 15 डिग्री 25 डिग्री 35 डिग्री रिस्पेक्टिवली, इन विच मीडियम
विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी मिनिमम, कौन से मीडियम में कम से कम होगी। तो देखो आप क्या करो, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाय साइन आर हो गया, ठीक है। इसका मतलब अगर आप म्यू ए करोगे तो साइन आई बाय साइन 15 हो गया, म्यू बी करोगे तो साइन आई बाय साइन 25 हो गया, और म्यू सी करोगे तो साइन आई बाय साइन 35 हो गया। अब एक चीज ध्यान में रखो, देखो तीनों में, अब साइन की वैल्यू जो होती है, जब हम 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, मतलब वो इंक्रीज होती है। यानी ये वैल्यू जो नीचे है ये बढ़ रही है सारी वैल्यू, इसका मतलब म्यू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इन सब में, अगर ये वैल्यू कम है तो ये ज्यादा हो गया ना, मतलब म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी इज ग्रेटर देन म्यू सी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब ये वाला जो मीडियम होगा ए वाला, वो तो हो गया डेंसेस्ट, है ना, डेंसेस्ट, ये सबसे डेंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है, वो सबसे डेंसर होगा, और जो सबसे डेंसर होगा वहां स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो इज मिनिमम कहां पर, इन मीडियम ए, ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। मैक्सिमम पूछेंगे तो सी वाला आंसर होता, ठीक है, इनमें नंबर्स भी हो सकते थे, आई की भी वैल्यू दे सकता था, तो ये बेसिकली डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं सेम क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर इट्स वेवलेंथ चेंज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, एक्सप्लेन, क्यों होता है ऐसा। देखो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, देखो ये हम वैसे पहले भी एक क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में ही एक्सप्लेन कर चुके थे, तो हमें क्या समझना है, बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो ध्यान में रखना क्या होता है, C जो है ये चेंज होता है ना, फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, ये चेंज होता है। अच्छा दूसरी चीज, हमें अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है, ध्यान में रखना, रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज। इसका एक रीजन है, क्योंकि हर जो वेवलेंथ होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेवलेंथ डिसाइड करती है कि किसी भी रेडिएशन की या एनर्जी कितनी है, ठीक है। अब एनर्जी तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने से चेंज नहीं होगी, इसलिए ये तो होता है बिल्कुल फिक्स, ये चेंज नहीं होगा। तो चेंज होने के लिए क्या रह गया सिर्फ, क्योंकि सी चेंज हो रहा है तो लैम्डा जो होगा वो चेंज होगा। तो अगर ये चेंज होगा, ध्यान में रखिएगा, ऑब्वियसली रीजन पता लग गया कि अगर हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, सी फिक्स रहता है, फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, जिनके रीजन मैंने बताया अभी, तो ऑब्वियसली एक ही क्वांटिटी बचती है जो इस इक्वेशन को फिर सेटिस्फाई करेगी कि लैम्डा को चेंज होना पड़ेगा, अगर सी बढ़ता है तो लैम्डा को बढ़ना पड़ेगा, अगर सी कम होता है तो लैम्डा को कम होना पड़ेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन रेयरर टू डेंसर जा रहा है या डेंसर टू रेयरर जा रही है लाइट, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है क्वेश्चन है, इसको भी देख सकते हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली। कॉन्केव लेंस मेड अप मटेरियल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू जी इज इमर्स्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन जी, म्यू जी, ठीक है। तो व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लेंस, ट्रेस द पाथ ऑफ द emergent rays in each case। तो अब आपके पास देखो समझना क्या हो गया इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, सपोज करो पहले मैंने ये आपके पास ये लेंस जो है वो बना देता हूँ, तीन केसेस हैं, तीन अलग अलग लेंसेज जो है वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो ये सेकंड वाला केस और तीसरे वाले केस के लिए ये लेंस हमने ड्रॉ कर दिया, और हर केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो जा रही है। तो मान लीजिए ये आपके पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट तीनों के लिए बना देते हैं, और फिर क्या होगा उसके अंदर हम देखते हैं। तो ये इंसिडेंट पैरेलल रेज है, ठीक है, जो लेंस पे फॉल कर रहे हैं। अब हम लेते हैं कि जो हमारे पास, ध्यान में रखिएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमने म्यू जी लिया है, ग्लास है तो म्यू जी ले लिया, जिस लिक्विड में या मीडियम में इसको डाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने क्या दिया, म्यू एल लिया। तो अब फर्स्ट वाले ये म्यू एल हो गया, ये यहाँ पर म्यू एल है, यहाँ पर म्यू एल है। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, पहले वाले केस में अगर तो ये आ, इस जो म्यू जी है वो ग्रेटर देन म्यू एल है, यानी कि ये डेंसर है ये रेयरर है,
तो ये क्या करेगा, तो जो हमारा फर्स्ट केस आया उसके हिसाब से तो क्या करना चाहिए, इन रेज को एक ही जगह पर इस तरह से मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये अब रेयरर से डेंसर में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा, ठीक है, और फिर डेंसर टू रेयरर आ रहा है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन उसमें भी वो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मली हमें मिल जाएगा, है ना। अगर मैं इसका एक तरह से देखो, थोड़ा सा जानबूझ के इतना चौड़ा सा लेंस बना रहा हूं आपको समझाने के लिए कि ये दो बार रिफ्लेक्शन हुई है ना, आपके पास पैरेलल बीम आई, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हुआ, यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो ये नॉर्मल आएगा, अगर हमारे पास इस तरह से देखा जाए तो बेंड अवे तो जाएगा, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से पहले वाले केस में तो ये वाला केस आ गया, ऐसे अब तीनों चीजें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस वाले केस में क्या होगा, जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो मीडियम कॉन्टिन्यूअस माना जाता है, यानी कि इसका कोई रोल नहीं है, तो वो अनडेविएटेड पास हो जाएगी, ठीक है, जैसे आ रही थी वैसी की वैसे ही पास हो जाएगी। और जब हमारे पास तीसरा केस आ गया, म्यू जी जो है वो लेस देन म्यू एल है, यानी कि बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्लास, तो उस केस में क्या होगा, तो फिर ये डाइवर्जेंट की फॉर्म में, बिल्कुल इसका जैसे फर्स्ट वाला केस था उसका उल्टा आप यहाँ पर रीजनिंग दे सकते, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो इस तरह से तीनों केसेस में लेंस जो है वो बिहेव करेगा। हेलो 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 हेलो। ऑल राइट, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। A spherical surface of radius of curvature r separates air refractive index 1 from glass. A point object P placed in air is found to have a real image Q in the glass. The line PQ cuts the surface at point O and PO is equal to OQ. Find the distance of the object from the spherical surface. देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ये आपके पास, ये सपोज करो एयर है और ये ग्लास है, ठीक है, और यहाँ पर इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पी है जो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है आपके पास, और इसकी इमेज जो है वो यहाँ पर बन रही है क्यू पे, ये इमेज है, ठीक है। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, और आपको ये दे रखा है कि पी ओ जो ये डिस्टेंस है, या ओ पी जो है वो ओ क्यू के इक्वल है, ये भी गिवन है आपको। देखो ये आपके पास केस कौन सा हुआ, ये हो गया देखो रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर एट, कौन सी है ये, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, दिस इज म्यू वन बाय माइनस यू प्लस म्यू टू बाय वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। अब साइन कन्वेंशन का यूज करके और इन सब वैल्यूज को डाल देते हैं। देखो u हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू जो हो गई है ना, u जो हो गया एक्चुअली में माइनस, सपोज करो x ले लेते हैं, छोड़, ठीक है, ये माइनस x ले लिया, और OP और OQ क्योंकि इक्वल दिया था आपको, तो जो v की वैल्यू है वो भी x ही हुई, प्लस x इन द सेम डायरेक्शन, है ना, तो प्लस x, r भी इन द सेम डायरेक्शन, तो r तो प्लस ही लेना है हमें, ये वाली बात हो गई। म्यू वन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो 1 दे रखा है, और म्यू टू जो है वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 दे रखा है। सारी वैल्यूज इसके अंदर सब्सटीट्यूट करके और x को फाइंड आउट करेंगे, तो दिस इज 1 अपॉन माइनस ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 1.5 अपॉन एक्स, दिस इज 1.5 माइनस 1
डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, वैल्यूज डालते हैं देखो सारी, या कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से 1/x अगर बाहर ले लें तो ये कितना हुआ, 1 + 1.5, और ये कितना हो जाएगा 0.5/r। तो ये 2.5 हो गया। तो 2.5 को जब 0.5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 5 बचेगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, x। तो यहां से x कितना आ जाएगा 5। देखो x उधर गया, r उधर गया, है ना, 5r के इक्वल आ जाएगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो पूछ रहा था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में, तो 5r के इक्वल आ गया। r की वैल्यू भी दे सकते थे आपको क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन में आप r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो 5r जो होगा वो आंसर होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके पास तीन लेंस है, L1, L2, ठीक है, और L3, राइट। तो अब हमारे, ठीक है बच्चों, आपको क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, इसमें थ्री लेंसेज हैं, L1, L2, L3, और तीनों की फोकल लेंथ सेम है, विच इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी फोकल लेंथ है। और उसने क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो फर्स्ट लेंस के आगे 20 सेंटीमीटर पर लिखा है, रखा हुआ है, और उसकी जो इमेज आई बन रही है वो लास्ट लेंस के 15 सेंटीमीटर पे बन रही है। ठीक है, और ये जो है वो इसका फोकस ही है, क्योंकि 15 सेंटीमीटर दे रखा है तो उसका फोकस ही हुआ। अब आप देखो, समझो कि क्या एक्चुअली में क्या होगा। अगर ये इसका फोकस है, ध्यान में रखिएगा, अगर फाइनल इमेज जो है वो आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, मान लो, ठीक है, मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही आपको सिर्फ समझाने के लिए लिया है, तो ऑब्वियसली जो पीछे से रेज इसको आ रही होंगी वो पैरेलल होंगी। अगर यहां से रेज जो है इसको पैरेलल आ रही हैं, पीछे से इसको जो रेज मिल रही हैं वो पैरेलल मिल रही हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहां पर जो इमेज बनी होगी L1 की वजह से, ठीक है, वो L2 के फोकस पे होगी, ये फोकस ऑफ L2 होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर इस डिस्टेंस को फर्स्ट वाले का v ले लें, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास f हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम ये काम करेंगे कि इसके ऊपर, इस के लिए हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, v फाइंड आउट करते हैं, f हमें पता ही है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे आएगा वो। तो हमने यूज किया कि 1/f इज इक्वल टू 1 क्या होता है, v माइनस 1/u। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। फोकल लेंथ जो है इस लेंस की पॉजिटिव ही आएगी, +15 हो गया। ठीक है, 1/v हमें कैलकुलेट करना है, माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा, u की वैल्यू 20 यानी -20 हमने यूज कर लिया, प्लस हो गया। 1/v आपको कैलकुलेट करना है, तो 1/15 प्लस, तो पहले ही हो गया था, माइनस हो जाएगा, सॉरी, -1/20 हो गया। ठीक है, अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, 300 हो गया नीचे, और 20 - 15 हो गया, यानी कि 5/300 हो गया, यानी कि बाय 60। तो v की वैल्यू तो आपको मिल गई 60। ठीक है, ये वाला आंसर तो आ गया, आपको v की वैल्यू मिल गई। f आपके पास पता ही है कि सबका बराबर है। ठीक है, फोकल लेंथ जो है वो सेकंड वाले की वो भी 15 ही हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा, v प्लस f के इक्वल हो गया। यानी कि v कितना था हमारे पास, v हमने निकाला 60, और f कितना था 15, यानी कि 75 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात?
अब देखो यहां से L2 से और L3 तक तो रेज पैरेलल जा रही हैं, तो अगर इस यहां से पैरेलल रेज जा रही हैं तो देख इट कैन बी एनी डिस्टेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एनी डिस्टेंस, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल बीम्स रेज आ रही हैं। क्लियर है? तो इसीलिए इस तरह से हम दोनों लेंसेज के, तीनों में जो एक एक पेयर ऑफ लेंसेज है उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कंकेव स्फेरिकल सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दे रखा है, इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली आप एक तो ग्लास ले लेते हैं, मान लो स्फेरिकल सरफेस है, और वाटर का ले लेते हैं 4/3, ठीक है। इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज इन द वाटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक तरह से आपको u की वैल्यू दी है विच इज -10 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, आपको v निकालने के लिए बोल रहा है। गिवन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज 18 सेंटीमीटर, r जो है वो 18 सेंटीमीटर। बड़ा सिंपल वाला फॉर्मूला आप यूज कर लोगे, μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर के इक्वल, ठीक है। μ1 बाय माइनस यू होता है, ठीक है। तो μ1 मतलब कौन सा मटेरियल है, वो है, वो वाटर हो गया, और दूसरा ग्लास वाला हो गया, ठीक है, यानी कि यहां मैं जी कर देता हूं, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा जी, और यहां पर क्या आ जाएगा डब्ल्यू, राइट। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वाटर के लिए ये 4/3 अपॉन माइनस ऑफ -10, ठीक है, u की वैल्यू -10 है, प्लस ये वाली वैल्यू हमारे पास 3/2 डिवाइडेड बाय v आपको कैलकुलेट करना है। ये दोनों वैल्यूज फिर से डाल रहे हैं, 3/2 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना 18 हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव ही आएगा आपके पास, ठीक है, कॉनकेव है तो। अब बस आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करके जो आपको v मिलेगा वो मिलेगा आपको लगभग -10.5 सेंटीमीटर के आसपास। यहां से आपको v ही निकालना है, तो ये तो आप। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। हमें क्या याद रखना है कि आपके पास दो रेडियस R1 और R2 जो दे रखे हैं वो 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर जो है वो हमें दे रखा है। तो हमें याद क्या रखना है कि पहले वाले के लिए तो हमें ये जो है वो पॉजिटिव लेना है, दूसरे वाले के लिए नेगेटिव लेना है। R1 R2 की वैल्यू आ जाएगी। फोकल लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। बड़ा इजी हो गया, आप क्या यूज कर लो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाता है, 1/f इज इक्वल टू μ-1, ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2। बस खत्म बात, कुछ करना नहीं है, वैल्यूज डालो और म्यू निकाल लो। तो 1/12 हो गया, और μ-1, तो 1/R1 इज 10, और -1/R2 इज -12, ठीक है, ये माइनस लेना पड़ेगा, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है, फोकल लेंथ भी 12 भी थी ना इसलिए। ऑल राइट, तो सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके म्यू की वैल्यू निकाल देंगे। मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या आएगा, कम्स आउट टू बी 1.45 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो टाइम वेस्ट है वीडियो के अंदर, तो आप आराम से कैलकुलेटर से कर सकते हो, है ना, करना चाहिए कैलकुलेटर से, नहीं ना, मत करा करो, कैलकुलेशन अपने आप करोगे ज्यादा अच्छा होगा। मैं तो टाइम सेव कर रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा। एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन आर प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट, determine the focal length and nature of the lens required to produce clear image on the screen twice the size of the object, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हो। देखो क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक स्क्रीन है, यानी कि फाइनल इमेज आपको यहां मिलेगी, और इन दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर है, और हमारे पास यहां पर एक कोई भी कहीं पर बीच में एक लेंस रखना है, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस u होगा तो ये कितना होगा, 90 माइनस यू होगा, जिसको आप क्या लोगे, v लोगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो दो चीजें तो ये समझ में आ गई आपको।
नेचर निकालनी होगी, वो जब हम फोकल लेंथ निकालेंगे उसी से ही हमें उसकी नेचर का भी पता लग जाएगा। ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, जो हाइट ऑफ इमेज है वो ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये दे रखा है हमें। तो देखो इसके बाद क्या करोगे, m जो होता है वो h2/h1 के इक्वल भी होता है और v/u के भी इक्वल है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई है। m इस केस में क्या आया, -2 हुआ। ठीक है ना, h2/h1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 है। तो मैग्निफिकेशन जो होगी इस केस में नेगेटिव आएगी। ठीक है। और क्यों नेगेटिव आएगी, क्योंकि वो मैग्नीफाइड हो रही है इमेज, ध्यान में डबल बोल रहा है वो उसको, इसलिए। v बाई यू में v की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया कितनी होगी, 90 माइनस यू के इक्वल। और u की वैल्यू कितनी होगी, -u के इक्वल। तो आपको 2u इज इक्वल टू 90 माइनस यू, 3u इज इक्वल टू 90, यानी कि u की वैल्यू आपको जो मिल गई वो 30 मिल गई। तो सॉल्व करते हैं, देखो इसको। 1/f इज इक्वल टू 1/v विच इज 60 माइनस 1/u विच इज -30। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/60 प्लस 1/30, तो आपका एलसीएम अगर हम 60 ले लें तो 1 प्लस 2 हो गया, यानी कि 3/60 हो गया। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 60/3 करोगे तो 20 हो जाएगी, है ना, 20 सेंटीमीटर। अब आप देखो ये पॉजिटिव आ रही है, तो अगर पॉजिटिव आ रही है तो फोकल लेंथ, तो हमारे पास लेंस कैसा होना चाहिए, लेंस होना चाहिए कॉन्वेक्स टाइप का। ठीक है। देखो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में, पहले की पावर, एक लेंस की पावर +15 डायोप्टर, दूसरे लेंस की पावर -5 डायोप्टर, और जो टोटल पावर आएगी आपको पता है कि दोनों का सम होता है, तो 15 -5 हो गया विच इज 10 डायोप्टर। अगर पावर इतनी आ रही है तो 1 अपॉन फोकल लेंथ वो किसके इक्वल हो गई, 1 अपॉन फोकल लेंथ पावर के इक्वल होती है, यही फॉर्मूला होता है ना। तो यानी कि 1/f जो हो गया वो कितना हो जाएगा, बोलो, वो 10 के इक्वल हो जाएगा। तो f कितना हो जाएगा, 1/10। ये मीटर में आएगा क्योंकि डायोप्टर जब यूनिट होती है तो वो, उस केस में फोकल लेंथ हम मीटर में लेके चलते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल जब होगा मीटर में, तो इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई। आगे क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। देखो ये तो अब आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ तो हमने पिक किया है कि कैसे किया जा सकता है। साइज 3 सेंटीमीटर है, मतलब h1 आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई है। अब आपको क्या करना है, पोजीशन निकालनी है, यानी कि आपको v निकालना है और h2 निकालना है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अब इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो आपने 1/f इज इक्वल टू क्या करा, 1/v माइनस 1/u का यूज करा। ठीक है, और कैलकुलेट करी सबसे पहले क्या, v की वैल्यू। तो आपके पास क्या मिलेगा, 1/फोकल लेंथ इज हाउ मच, फोकल लेंथ 10 है हमारे पास, v की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करनी है, और u की वैल्यू जो है वो उसने हमें दे रखी है कितनी, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके जब हम v निकालेंगे तो 1/10 माइनस 1/30 आ जाएगा, आपका एलसीएम 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 यानी कि 2/30 हो गया। ठीक है, तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 15 सेंटीमीटर, तो v भी आ गया। ठीक है, और v की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम मैग्निफिकेशन निकालें तो h2/h1 हो गई। ठीक है, विच इज ऑल्सो v बाई यू। तो 15 डिवाइडेड बाय u कितना था, -30, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, m आ गया -½ ठीक है, तो m अगर हमारे पास -½ आ गया मैग्निफिकेशन, यानी कि कम हो रही है, यही मतलब है ना। ठीक है, तो आपके पास कैसी इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, ये भी समझ में आ गया। अब हमें इसके हिसाब से अगर h2 निकालना है तो -½ इंटू h1 की वैल्यू, h1 कितना दे रखा था, 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.5। ठीक है जी, तो आपके पास 1.5 सेंटीमीटर, नेगेटिव साइन का मतलब वही है कि आपके पास इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है,
ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही हमने देखो ये खत्म किए बहुत बढ़िया से 17 क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से ये करने से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। और इन बेसिक क्वेश्चन से आपको ये पता लगेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी चीज का मतलब क्या होता है, लेंसेज कैसे बिहेव करते हैं, उनकी इमेज कैसे फॉर्म होती है। ये सारी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो है वो यहाँ से क्लियर हुई हैं। तो आप बहुत अच्छे से इसको देख लेना। और मेरे ख्याल से तो इससे काफी सारी चीजें आपको हेल्पफुल हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नए वीडियो में, और सब्सक्राइब करना मत भूलो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है।